हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक्स रहेगा अपना मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही जैसे आज की वीडियो में लेकर आया हूँ, इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखो, पहला ही क्वेश्चन है, बाबर ने एक विभाग की स्थापना करी है जो शिक्षा के केंद्रों का निर्माण करती है। अब यही क्वेश्चन पूछ ले कि बाबर ने शिक्षा को लेकर एक विभाग की स्थापना करी है, उसका नाम क्या है? तो ये इसका नाम है सोहरत ए आम, इस नाम से जानते हैं। वहीं इसमें देखो, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे, यानी कि मुगल काल में जितने भी शासक होंगे उनसे ही रिलेटेड होंगे। जैसे हुमायूं एक विद्वान शासक था, इसने शहर मंडल पुस्तकालय का निर्माण कराया और इसी शहर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब हुमायूं के महम अनगा की सहायता से मदरसा ए बेगम की स्थापना करी है। यह भी मदरसा एक बेगम जो है, यह शिक्षा से ही संबंधित है विभाग। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी है। फेजी ने बदायूनी एवं नकीर खां की सहायता से रामायण एवं महाभारत, जो महाभारत का जो पुराना नाम है रजनामा, का फारसी में अनुवाद किया है। अब यही क्वेश्चन आया है कि रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करा है? तो फैजी ने बदायूनी और नकीर खां की सहायता से करा है। राजा टोडरमल हैं, भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद करा है और ये अकबर के शासनकाल में रहते थे और भू राजस्व इनके तहत विभाग था जो भूमि से संबंधित था। अब इन्हीं के दरबार में, यानी कि अकबर के ही दरबार में अब्दुल फजल है, तो अब्दुल फजल ने पंचतंत्र लिखी है अनवर ए सुहेली के नाम से, एवं कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया है। अकबर ने फारसी भाषा को अपनी क्या बनाई है, राजकीय भाषा बनाई है। अब यही पूछ ले कि फारसी भाषा जो है, ये अकबर ने राजकीय भाषा का दर्जा दिया है या नहीं दिया है? तो इसका आंसर होगा हाँ। वैसे अगर बात करें तो मुगलों की जो मातृभाषा थी ये तुर्की थी और धार्मिक कार्यों में जब भाषा का प्रयोग करते थे तो ये करते थे अरबी में। मुगल काल में जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र है वो उसको कहा जाता था मकतब, और जो उच्च शिक्षा केंद्र था उसको कहा जाता था मदरसा। प्राथमिक शिक्षा को मकतब और उच्च शिक्षा के केंद्र को क्या क्या कहा जाता था? तो मदरसा कहा जाता था। इसमें दारा सिकोहा का क्या है, योगदान है? औरंगजेब ने मदरसों की सहायता से हिंदू विद्यालयों को बंद करवाने का प्रयास किया है। ये एक कट्टर है औरंगजेब, ये अपने मुस्लिम धर्म को ज़्यादा मानता था। इसने क्या करा है कि हिंदू विद्यालयों को बंद कराने का प्रयास किया है। औरंगजेब की जो बेटी जैबुनिसा ने बैतुल उल बैतुल उल उलम नामक पुस्तकालय व विद्यालय का निर्माण कराता है। अब इसमें विदुषी महिला जैसे गुलबदन बेगम है, माहम अनगा है, नूरजहां, अर्जुबंद बानो बेगम जिसे मुमताज महल के नाम से जानते हैं, जहां आरा और जैबुनिसा, ये सब छह के छह महिलाएं जो विदुषी महिला थी। अब मुगल काल में ही जैसे साहित्य में आता है, जैसे बाबर, तो बाबर ने बाबरनामा, दीवान, खत ए बाबरी ये लिखी है और ये किस भाषा में है? तो ये तुर्की भाषा में है। अब हुमायूं के जीवन में गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है।
ये हुमायूंनामा जो है अकबर के परामर्श पर इसे लिखा गया है। अंतिम इसके अंदर पांडुलिपि लंदन के संग्रहालय में रखी गई है। अकबर में देखो, अकबर के टाइम अब्दुल फजल रहते हैं। इन्होंने अकबरनामा फर्स्ट और अकबरनामा द्वितीय। और सबसे एग्जाम में ज़्यादा पूछने वाला सवाल ये है, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अब्दुल फजल ने लिखी है। इसे अब्दुल फजल की आत्मा कथा भी मिलती है इसके अंदर। ईसा ये अकबर के पत्रों का संकलन करता था। और फैजी सर हिंदी ये अकबरनामा लिखी है। आरिफ कंधारी ये तारीख ए अकबरी लिखता है। और अब्दुल कादिर बदायूनी ये लिखता है मुनखब उल तवारीख। इसे भारत का आम इतिहास कहा जाता है। इसमें हल्दी घाटी का भी उल्लेख करता है। अब्दुल कादिर बदायून जो लिखी है मुनखब उल तवारीख, तो इसमें हल्दी घाटी का युद्ध दिखाता है ये। इसमें सूफी संतों की जीवनियां भी मिलती हैं। अब आता है देखो जहांगीर। जहांगीर, मोतमिक्ता और मोहम्मद हाफदी ये तीनों ही मिलके तुजुक ए जहांगीरी लिखते हैं। शाहजहां के टाइम पे इनायत बारिश इन्होंने लिखा है पातशाहनामा चौथा और पातशाहनामा पांचवा। औरंगजेब के टाइम पर काजिम सिराजी ये लिखते हैं आलमगीरनामा। अब देख लेते हैं मुगल कालीन संगीत। मुगल कालीन में जितने भी राजा हुआ करते थे ये संगीत सुनने का ज़्यादा इनका शौक था। मुगल कालीन संगीत का वास्तविक विकास अकबर के समय हुआ है। अब्दुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतकार रहते थे। अकबर के समय ध्रुव गायकी का विकास हुआ, जिसमें विशेष योगदान किसका है? तो तानसेन का है। तानसेन ने राग रागनियों की रचना करी है, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की थोड़ी, मियाँ की सारंग और दरबारी काढ़ा। तानसेन ये अपने आप को क्या है? एक महान राजनीतिज्ञ मानता है ये अपने आप को। अकबर के दरबार में गोपाल, बाज बहादुर, बैजू बख्श प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्हीं के टाइम पर अकबर के समय हरिदास जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। ग्वालियर के राजा मान सिंह तेवर ने ध्रुव गायकी आरंभ की। जहांगीर के दरबार में हमजान एवं मकतू प्रमुख संगीतकार थे। शोकी एक गजल गायक है। जहांगीर ने इसे आनंद खां की उपाधि धारण करी है। औरंगजेब ने संगीतकारों को दरबार से निकाल दिया था। औरंगजेब जो था वो संगीत का प्रेमी नहीं था। संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के समय ही लिखी गई हैं। अब मुगल कालीन चित्रकला के बारे में बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बीहजाद के नाम का उल्लेख करता है। हुमायूं ने फारस में 2 चित्रकारों को संरक्षक प्रदान करा था, मीर सैयद अली तबरीजी, इनकी उपाधि नादिर उल अस्त है, और दूसरा है अब्दुल समद, इसकी उपाधि सीरी कलम की है। अब्दुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 17 चित्रकार थे और संगीतकार कितने थे? तो 36। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो दसवंत था। अकबर ने अबुल समद को टकसाल का अधिकारी नियुक्त करा। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार आ गया। किसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके को? तो जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर ने आगरीजा खां के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का निर्माण भी कराया है। अब शाहजहां के काल में प्रमुख चित्रकार थे जैसे फकीर आला और हासिम खां। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।